अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से जा रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुरानी वर्स जो कुरान कोट्स थे हमारे पास उनको, और फिर हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जिसके बारे में जाबिर बिन हयान के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने अब्दुल मलिक असमई के बारे में पढ़ा, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जो कंसिडर किए जाते हैं बू अली सीना, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पार्ट है, लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास आज है, और ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हमारे पास लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर हम पिक की तरफ देखें ज़रा सा, और पिक की तरफ हम थोड़ा सा देखें, तो हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है एटम। एटम आ रहा है हमारे पास, और एटम में हमारे पास बेसिकली बताया गया है कि एक एटम हो तो हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर एक दिखाया गया है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दिखाया गया है कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स दिखाया गया है आपको, और मॉलिक्यूल डाई ऑक्साइड की सूरत में आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे बेसिकली मुराद क्या है इनकी, देखिए एटम आपको पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट एटम कहलाता है हमारे पास। अब हमारे पास ये जो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट है हमारे पास, ये ऑक्सीजन सिर्फ एक है। एटम यानी कि एक अमाउंट में कोई भी चीज़ जिसे होती है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। फिर हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल्स डाइऑक्साइड, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट दो की तादाद में आ जाए तो हमारे पास डाई हो गया। दो की तादाद में आ जाए या दो से ज़्यादा आ जाए तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास बेसिकली CO2, ऑक्सीजन दो की तादाद में होता है, फिर सी कार्बन भी आ जाता है हमारे पास। तो दो एलिमेंट आपस में मिल जाए तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। हमारे पास सिंगुलर था, एटम था, फिर हमारे पास डबल हो गया तो हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया। अब मैक्रो मॉलिक्यूल, जब वो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ बनाती गई तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया। तो अब हमारे पास फॉस्फोलिपिड हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल में आ जाता है। फॉस्फोलिपिड आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, तो वो फॉस्फोलिपिड। अब ये फॉस्फोलिपिड फिर कन्वर्ट हो जाता है सेल में। अब सेल की एग्जांपल आपको दी हुई है क्लेरा सेल। अब ये क्लेरा सेल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आपके जो लंग्स होते हैं जिसके ज़रिए से आप ब्रीथ करते हैं, तो उस लंग्स में आपके पास बहुत सारे रेशे टाइप, धागों टाइप हमारे पास, थ्रेड टाइप हमारे पास सेल्स गए हुए होते हैं, और उस सेल्स को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। उस थ्रेड टाइप वेंस को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। उस ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास क्लेरा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्लेरा सेल्स का काम क्या होता है कि बाहर से जो हम इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उसमें जो डस्ट होती है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो जम्स होते हैं, उन सब को क्लियर करना, और क्लियर ऑक्सीजन को अंदर, प्योर क्लियर क्लीन ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लाना, ये हमारे पास क्लेरा सेल्स का काम होता है। फिर हमारे पास टिश्यू लेवल पे, आप क्लेरा सेल है, आप क्लेरा को हटा दें, आप सेल की कॉन्सेप्ट को देखें। अब बहुत सारे सेल्स जब हमारे पास बनते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनता है। आप टिश्यू की एग्जांपल इपिथेलियल टिश्यू दे दी। इपिथेलियल टिश्यू हमारे आपके पास बेसिकली वो टिश्यू होता है जो आपकी स्किन की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये एक तह टाइप बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑर्गन आ जाता है। अब ऑर्गन कोई एक कहा गया है। अब जैसे आपके पास एटम सिर्फ ऑक्सीजन था, फिर मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि वो दो में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन दो हो गए। इसके बाद ऐसे ही आपके पास ऑर्गन है, ऑर्गन सिर्फ एक लंग्स दिया हुआ है। अब वो लंग्स आपको दो दे रहा है। अब जब दो लंग्स हुए तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या किया, ऑर्गन सिस्टम कहा गया। यानी कि ऑर्गन एक लंग्स, फिर जब वो लंग्स दो हो गए, जिस तरीके यहाँ पे ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल में, इसी तरीके से ऑर्गन कन्वर्ट हो गया ऑर्गन सिस्टम में, और यहाँ से यहाँ पर एक लंग्स से दो लंग्स हो गए, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, लॉइन। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लॉइन की जगह जेब्रा भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, बफेलो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने लॉइन की एग्जाम्पल दी है। अब लॉइन एक है तो ऑर्गेनिज्म है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है, हैबिटेट है कोई। लेकिन अगर इस लॉइन बहुत सारे हो जाए, इनकी पूरी फैमिली हो जाए, तो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाएगी। बेसिकली पूरी ख़ानदान आ गया हमारे पास तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा, ठीक है। प्राइड ऑफ लॉइन की एग्जांपल दे दी, लॉइन है और उसके साथ उसके ऑफ स्प्रिंग चिल्ड्रंस बैठे हुए। फिर कम्युनिटी,
अब कम्युनिटी बेसिकली कहलाता है, उसमें आपके पास सिर्फ एक लॉइन नहीं होता, बल्कि उसमें जेब्रास, लॉइंस, इसके अलावा एलिफेंट्स, आपके पास रैबिट्स आ गए, और इसके अलावा जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब मिलकर जिस जगह पे रहते हैं उसे कम्युनिटी कहा जाता है। ऐसे ही इंसान भी उस जगह पर रह सकते हैं, ठीक है। तो इंसान भी रहते हों, हर अलगर्ज हर तरह के एनिमल्स जहाँ पर रहते हो वो हमारे पास कम्युनिटी कहलाती है। इसके बाद हमारे पास इकोसिस्टम आ जाता है। इकोसिस्टम बेसिकली लॉइन, जेब्रास एंड द इन्वायरमेंट की एग्जाम्पल जो हमारे पास दी हुई है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कहा गया है। लेकिन इकोसिस्टम का जो मेन बुनियाद, जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो ये दिया गया है कि इकोसिस्टम एनिमल्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकोसिस्टम में दिया गया है। और लास्ट में हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दिया हुआ है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, लाइफ ऑन अर्थ। बायोस्फीयर बेसिकली उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उस जगह को लाइफ ऑन अर्थ यानी कि बायोस्फीयर कहा गया है। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम। एटम हमारे पास बेसिकली एटम पर कंपोज्ड होता है, नॉट फॉर्म कट। अब ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। हमें पता है कि तमाम जो एटम हमारे पास होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें होते हैं, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन चीज़ें हमारे पास एटम में मेंस होती हैं। नेचर में देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, 118 बेसिकली पीरियोडिक टेबल में होते हैं। अब उन एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बायो एलिमेंट जिन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो हमारे पास 16 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इन 16 में मजीद हमारे पास जो वाइटल है, वाइटल और इम्पोर्टेंट है, वो ओनली 6 एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स है, और ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं कार्बन, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ये हमारे पास 6 एक ऐसे एलिमेंट हैं जो बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइफ के। इनके बगैर लाइफ ज़रूरी, इनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। हमारे पास कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आप इसे बेसिकली चिनॉप्स के नाम से याद कर सकते हैं, कि हमारे पास चिनॉप्स हो बेसिकली, तो आप चिनॉप्स के नाम से इसको याद कर सकते हैं। ये सी आ गया, एच हाइड्रोजन, फिर इसके बाद आपके पास आ गया एन नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन, पी फॉस्फोरस, और इसके बाद आपके पास लास्ट में आ गया सल्फर। तो चिनॉप्स से आप इसको बेसिकली याद कर सकते हैं आराम से, कि हमारे पास 6 जो वाइटल एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है लाइफ के, वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है मोलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मॉलिक्यूल की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ऑर्गेनिजम्स को। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम। आपको मैंने कहा शुरू में ही कि हमारे पास एक ऑक्सीजन है, अब 2 ऑक्सीजन बाइंड हो गए तो मॉलिक्यूल बन गया एटम से। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको, कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। बाइंडिंग ऑफ एटम्स से आपके पास बेसिकली मॉलिक्यूल्स बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स को जो बाइंड होते हैं इन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वेराइटी एंड कम्प्लेक्सिटी। बहुत ग्रेट वेराइटी में ये आपस में कंस्ट्रक्टेड हैं। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल्स मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास जो छोटे से छोटा है, और मैक्रोमोलिक्यूल उस छोटे छोटे को आप कंबाइन करके जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाता है। जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल की एग्जाम्पल में हमारे पास ग्लूकोज दिया हुआ है, फिर ग्लूकोज के साथ साथ हमारे पास अमाइनो एसिड दिया हुआ है, फिर हमारे पास फैटी एसिड दिया हुआ है। ये हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। आप देखें ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट, आप स्टार्च के लें, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट होता है, या आप ग्लूकोज के लें, सेम बात है। ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। फिर यहाँ पर अमाइनो एसिड का जिक्र किया गया है, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन। फिर यहाँ पे जिक्र किया गया फैटी एसिड का, तो बहुत सारे फैटी एसिड मिलके क्या बनाएंगे, लिपिड्स। तो ये हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन्स आ गया, लिपिड्स आ गया, ये मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूकोज जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, उसमें आप ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ दें, कंस्ट्रक्ट कर दें,
तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। आप बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन कर दें तो हमारे पास बेसिकली प्रोटीन्स बन जाएगा। आप फैटी एसिड को, बहुत सारे फैटी एसिड्स को कंबाइन कर दें आपस में तो हमारे पास लिपिड्स बन जाएगा। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर हमने बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड को मिला के हमने प्रोटीन्स बना दिया। अब हमारे पास द यूनिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। हमारे पास जो यूनिट माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो कंबाइन होते हैं टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है थर्ड टाइप, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर मतलब सेल की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। द बायोमोलिक्यूल व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना हमारे पास, मैंने बायोमोलिक्यूल्स आपको बताया, बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर। तो ये हमारे पास जब सस्पेंशन, सस्पेंशन कहते हैं आप महलूल, एक लिक्विड जो होता है ना आपके पास, वो आपके पास सस्पेंशन कहलाता है। बेसिकली आप सिरप देखेंगे तो सिरप भी हमारे पास सस्पेंशन, आप सिरप के ऊपर लिखा हुआ होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर आपके पास, लिक्विड मिक्सचर आपके पास सस्पेंशन कहलाता है। तो अगर आप बायोमोलिक्यूल्स को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर को मिलाएं और इसके अलावा आप सेल की इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिलाएं तो वो तमाम चीज़ें सस्पेंशन में मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाती है। ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक का और स्पेसिफिक, मखसूस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ये हमारे पास कम्बिनेशन है जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। अब ये हमारे पास कम्बिनेशन है स्पेसिफिक का और इन दोनों चीज़ों का। अब ये जो कम्बिनेशन है हमारे पास बेसिकली, ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का बना हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर का बना हुआ है। अब ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोजन को स्टडी करना और उसकी डेरिवेटिव को स्टडी करना हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाया जाता है। ठीक है। अब स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक, बाकी इसके अलावा हाइड्रोजन की स्टडी के अलावा बाकी तमाम चीज़ों को स्टडी करना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाता है। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, जब प्रोटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ यूनिट काम करता है, इसे हम सेल कहते हैं। जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिटी के तौर पर काम करता है तो उसे सेल कहा जाता है। सेल आपको पता है और हम सबको पता है तकरीबन कि सेल हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हैं। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल रिकॉग्नाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बार बार आएगा आपके जहन में। सबसे पहले ये कह रहा है कि सिमिलर टाइप, जब सिमिलर टाइप के सेल्स आपके पास बनते हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स, व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर, जब सिमिलर टाइप के सेल ऑर्गेनाइज होते हैं आपस में तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज। देखिएगा, बहुत सारे सेल्स, सिमिलर टाइप के सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बना लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब वो जो टिश्यू बन जाते हैं, फिर वो डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास टिश्यू बनते हैं, वो टिश्यू अरेंज होते हैं इन पार्टिकुलर मैनर में टू वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करते हैं। तो जब वो आपस में एक साथ वर्क करते हैं और अरेंज टुगेदर हो जाते हैं तो वो हमारे पास ऑर्गन्स बना लेते हैं। फिर यही ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेट मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। फिर वो ऑर्गन्स, वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शंस इन कोऑर्डिनेशन, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे पास फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन करते हैं और यूनिट के तौर पर काम करते हैं तो ये हमारे पास क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल, मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल वाले जानदार। ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताया गया कि हमारे पास जब सिमिलर टाइप के सेल आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। फिर जब सिमिलर टाइप के टिश्यू आपस में मिलते हैं और अरेंज होते हैं पार्टिकुलर मैनर में तो वो ऑर्गन बनाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेट मैनर में जब ऑर्गन मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर यही ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेशन की जगह एक यूनिट की तरह, तो ये बना लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद हमारे पास चौथी जो चीज़ आ जाती है वो है टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमिक लेवल आप बेसिकली अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसमें आप बेसिकली किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which is related with living organism.
द स्पीशीज हमारे पास बेसिकली उसमें सबसे छोटा यूनिट है। मैंने आपको बताया किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीन्स, फिर स्पीशीज। सबसे लास्ट में हमारे पास स्पीशीज आ रहा है, ठीक है। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक, तो स्पीशीज हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड देन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब हमारे पास यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, आप आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप ह्यूमंस को देख लें, ह्यूमंस बींग्स को। ह्यूमन बींग सिमिलर टाइप के हैं, सिमिलर टाइप के हैं। दो आंखें मेल के पास भी होती हैं, फीमेल के पास भी होती हैं। दो हाथ मेल के पास भी, फीमेल के पास भी। अलगर्ज मॉर्फोलॉजिकली, फिजिकली मेल और फीमेल एक जैसे होते हैं हर एक चीज़ के एतबार से, एक्सेप्ट देयर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे पास, वो इंटरब्रीड करते हैं आपस में और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फिर वो अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन लेवल, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, तमाम मेंबर स्पीशीज के हो गए। लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट, एक स्पेसिफिक हैबिटेट में जब वो रहते हैं ना, स्पेसिफिक हैबिटेट में, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन कहलाता है। पॉपुलेशन आप आबादी को कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो बहुत सारे मेंबर्स स्पीशीज के हो गए, लिविंग थिंग्स के हो गए। तो वो जब आपस में यूनिटी के तौर पर रहते हैं, एक स्पेसिफिक हैबिटेट के तौर पर रहते हैं, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स, तोतों का ग्रुप किसी भी दरख्त पर, वो क्या करेगा, पैरट पॉपुलेशन बनाएगा। इसी तरह आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, नियर किसी भी जगह का नाम दे दें आप, तो वो वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन रह रहा है, तो वो वहाँ का पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी में बेसिकली पॉपुलेशन में सेम लेवल आ जाता है, कम्युनिटी में डिफरेंट आ जाएंगे, बर्ड्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, इसके अलावा प्लांट्स भी होंगे। तो द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज से मेंबर उड़ जाना, लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड कम्युनिटी। आ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी, ठीक है। अब हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है। Communities always depends upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration is obtained from environment and in turn given out CO2. This interaction is called ecosystem or ecological system. Ecological system और ecosystem एक ही बात है, आप कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली कहा किसको जाता है, कहता है कि कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। आपको पता है एनवायरनमेंट हमारा नॉन लिविंग होता है, कम्युनिटीज डिपेंड करते ही आप ऑलवेज नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पर। आप डिपेंड क्यों करती हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पर? आपको पता है अगर हमारा एनवायरनमेंट नहीं होता तो हमारे पास एयर भी नहीं होती, अगर हमारे पास एयर नहीं होती तो हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं होती, और तमाम तरह की गैसेस, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हर तरह की हमारे पास जो गैसेस थी वो नहीं होती। अगर हमारे पास हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे पास गैसेस नहीं होती, तो हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं होता, तो ये गैसेस भी नहीं होती, और अगर ये गैसेस नहीं होती तो हमारे पास लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो हमारे पास कम्युनिटीज़ जो होती हैं, जो डिफरेंट तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रह रहे हैं, वो हमेशा डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर इन अ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन ऑफ देयर सर्वाइवल। अब फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है, फॉर रेस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हम ऑब्टेन करते हैं एनवायरनमेंट से, और हम टर्न आउट गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। अगर हमारे पास इन्वायरमेंट होता ही नहीं तो हम ऑक्सीजन किस तरीके से इनटेक करते हैं? पॉसिबल ही नहीं था। तो इसीलिए हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम हमारे पास ज़रूरी है और नेसेसरी है, बल्कि मस्ट होना चाहिए इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल सिस्टम, जहाँ पर हम ईजिली इनटेक कर सकें, रेस्पायरेशन का प्रोसेस कर सकें, इनटेक एंड आउटटेक द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास बायोस्फीयर लेवल, द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो वो हमारे पास बायोस्फीयर कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट काइंड के इकोसिस्टम हमारे पास अर्थ पर मौजूद होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूनी का मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब कोई भी एक सेल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। एक सिंगल सेल तमाम के तमाम फंक्शन लाइफ के बेसिकली कर देता है। दे डाइजेस्ट द फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, मूव, ये वो तमाम चीज़ें कर लेता है जो बेसिकली हमारे पास लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूस होती हैं या लिविंग थिंग्स करती हैं। फूड इनटेक, आउटटेक, रिस्पायरेशन करता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है, मूवमेंट का प्रोसेस करता है, वगैरह वगैरह। सेल्यूलर बेस के ऊपर
हम ये सिंपल मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया आ गया, अमेबा आ गया, पैरामेसियम एंड यूजुलिना आ गया, हमारे पास आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया भी हमारे पास यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है, सेम एज अमेबा, सेम एज पैरामेसियम एंड सेम एज यूजुलिना। अब हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल का आप बेसिकली सिंपली तौर पर ऐसा समझ लें कि कॉलोनियल में ऐसे से हमारे पास कॉलोनीज होती है, डिफरेंट टाइप की कॉलोनी होती है और उसमें बहुत सारे ह्यूमंस रह रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अगर डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया आपस में रह रहे हैं एक कॉलोनी के टाइप पर, तो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जिस तरीके से हम इंसान एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, हम अपना कमा रहे हैं, कोई और अपना कमा रहा है, वो किसी और तरीके से अपने लिए कमा के खा रहा है, वो किसी और तो हम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, आपस में एक साथ रहते हैं, बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज, कॉलोनीज बनाकर, बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमोंग देम। इन colonial टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव इट्स ओन लाइफ, अपनी जिंदगी खुद जीता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया और यहाँ पर भी बता दिया गया कि ये डिपेंड नहीं करते ईच अदर पर। नेवर फॉर्म इन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर ये डिपेंड भी नहीं करते और ये कभी भी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं बनाते, आपस में मिल जाएंगे तो बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ना ही ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ना ही ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स एक एग्जाम्पल दी हुई है इसी तरह की बैक्टीरिया टाइप की। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्जी है। वॉलवॉक्स एज शॉन इन फिगर 1.4, 1.4 में नहीं है बेसिकली, वॉलवॉक्स हमारे पास 1.6 में है। बुक में प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, 1.6 में वॉलबॉक्स दिया हुआ है। और वॉलबॉक्स में देखें आप, ये वॉलबॉक्स तकरीबन 50,000 एक मिलकर 50,000 की अमाउंट होती है इनकी, और 50,000 वॉलबॉक्स मिलकर आपस में एक कॉलोनी बनाते हैं और उसमें रहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर में एक आम तौर पर सिंपली तौर पर दिखाया गया है वॉलबॉक्स की कॉलोनी। अब इस वॉलबॉक्स में देखें ये एक कॉलोनी है। अब इसमें देखें ये एक एक नुक्ता जो आपको डॉट जो दिख रहा है ना, ये वॉलबॉक्स है। ये पूरा वॉलबॉक्स नहीं है, ये पूरा वॉल बॉक्स नहीं है। ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना स्फेयर शक्ल में, ये तमाम वॉल बॉक्स हैं, ये सारे वॉल बॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ये एक स्फेयर है, ये यहाँ ले लें, इस एक स्फेयर को खोल के यहाँ पर दिया हुआ है। ये तमाम अलग अलग वॉल बॉक्स हैं, ठीक है। ये तमाम अलग अलग वॉल बॉक्स हैं, यानी कि ये पूरी एक कॉलोनी है और इसमें ये बहुत सारे वॉल बॉक्स आपस में रहते हैं। ये पूरी एक कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये, और इसमें डिफरेंट टाइप के वॉल बॉक्स आपस में रह रहे हैं। तो वॉल बॉक्स की डेफिनेशन, वॉल बॉक्स की एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स। मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास दो एग्जाम्पल ली हुई है, फ्रॉग दिया हुआ है और मस्टर्ड दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स से फॉर्म होने वाले ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट बेसिकली आपका जो मस्टर्ड प्लांट जो आपका सरसों का तेल होता है, हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में हम जिसे सरसों का तेल कहते हैं, तो ये मस्टर्ड प्लांट से ही हमें सरसों का तेल मिलता है। और इसका बायोलॉजिकल नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका बायोलॉजिकल नेम है और इसको हम मस्टर्ड के नाम से जानते हैं। और ये लोकली सरसों कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया सरसों का तेल, तो ये बेसिकली लोकली ज़बान में सरसों का तेल कहलाता है। ये एक मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हैं। कल्टिवेटेड इन विंटर, विंटर सीजन में ये कल्टिवेट किया जाता है। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल, लीव्स को वेजिटेबल के तौर पर यूज़ किया जाता है और सीड्स को ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है, सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है प्लांट की, ये 1 to 1.5 मीटर होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखा करें, ये डेफिनेट नॉलेज के लिए बहुत काम आती हैं। तो 1 to 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। दिस प्लांट हैज़ टू पार्ट्स, इस प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसमें हमारे पास रूट आ जाता है, स्टेम आ जाता है, लीव्स आ जाती हैं, और दूसरा जो एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा पार्ट हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स येलोविश इन कलर होते हैं और उनमें सीड्स होती हैं और इसी सीड से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉग, राना टिग्रीना, फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम है इसका। स्पॉटेड फ्रॉग फाउंड कॉमनली इन अवर रीजन, हमारे रीजन में बेसिकली फाइंड हो सकता है, आपने फ्रॉग देखा भी होगा। तो इट इज़ मल्टी सेलुलर, फ्रॉग हमारे पास मल्टी सेलुलर एनिमल है, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है
और ये वाटर में भी रहता है एज वेल एज ऑन लैंड, लैंड पर भी रह लेता है, दोनों जगह पर ये रह लेता है। इसकी बॉडी डिवाइड हुई है एक हेड में और ट्रंक में। इसकी बेसिकली नेक नहीं होता ना, इसका नेक रीजन नहीं होता, फ्रॉग का नेक नहीं होता। इट्स बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम विद डिफरेंट ऑर्गन। इसकी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लेकिन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सच एज इपिथेलियल, ग्लैंडुलर। इपिथेलियल टिश्यूज जहाँ आपके पास सरफेस के टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज जहाँ आपके पास ग्लैंड्स में टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स में टिश्यूज के अलावा नर्वस टिश्यूज, नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज, ये तमाम टिश्यूज हमारे पास फ्रॉग्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग्स लिव नियर डिचेस। डिचेस आपको पता है कि खोदी हुई जगह में जो पानी ठहर जाता है उसमें रहते हैं। पूल्स में रहते हैं, पॉन्ड्स तालाब दरिया में रह जाते हैं। इसके बाद स्टेगनेंट, स्टेगनेंट स्ट्रीम एंड स्लो मूविंग रिवर। स्टेगनेंट स्ट्रीम कहते हैं आपके पास जो नाले होते हैं ना, नदी नाले, जिसमें पानी बहुत आराम से जा रहा होता है या पानी रुक रुक के जा रहा होता है, उसमें रहते हैं। और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हुए जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसे आप बायोलॉजी लैब में करते हैं, और इसी तरीके से आप डायसेक्शन फ्रॉग को पढ़ते हैं, एनाटमी उसकी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप तमाम चीज़ें लैब में डिस्कस करते हैं। फिर आप इसकी ऑर्गन्स को पढ़ते हैं कि कौन से ऑर्गन हमारे पास डाइजेस्टिव हैं। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स एक्सेट्रा डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। हार्ट, आर्टरी, वेंट्रिकुलर, आयोटा सर्कुलेटरी में आ जाते हैं। लंग्स, ट्रेकिया, नोस्ट्रल्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसके आ जाते हैं। किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। टेस्टिस, वेजा, फ्रेशिया, ओवरीज, ओविडक्ट, वेजिका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसी तरह ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स, नर्वस सिस्टम में। फ्रॉग्स बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम 90% 90 to 95% हमारे पास ह्यूमन बींग से मैच कर रहा होता है, ठीक है। इसका हार्ट भी तकरीबन ही ह्यूमन बींग से मैच कर रहा होता है। ये आपके पास एक डायग्राम दी हुई जिसे आपने एक्सपेरिमेंट के बाद, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसे लेबल करना होता है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, ठीक है। अमेबा, अमेबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द मड ऑफ शेलो पॉन्ड्स। मड आप बेसिकली मिट्टी को कहते हैं, ऑफ शेलो पॉन्ड्स, शेलो पॉन्ड के मड में ये रहता है, पूल्स में रहता है। और स्टेजनेंट वाटर वही नाली वाला पानी जो ठहर ठहर के जा रहा होता है उसमें रहता है। इसका साइज तकरीबन 0.25 मिलीमीटर होता है। अमेबा के पास एक इरेगुलर शेप होती है, इसकी कोई भी शेप नहीं होती, किसी भी शेप में रह लेता है ये। इसके पास एक स्मॉल सेल मेम्ब्रेन होती है जो हेल्प करती है इसको मूवमेंट में, और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म को। द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर। इसका आउटर पार्ट जो साइटोप्लाज्म का होता है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, दिखने में वाज़ेह होता है, और उसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। बेसिकली एक्टोप्लाज्म मीन्स जेल टाइप का होता है वो। एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म होता है जो सोल टाइप का होता है, सॉल्यूशन टाइप का। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में वापस न्यूक्लियस आ जाता है, फूड वैक्यूल्स आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, अमेबा आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और एक्सेट्रा। अमेबा मूव्स बाय फॉल्स फुट, यानी कि इसके फॉल्स फुट्स होते हैं। आप देखें ये यहाँ से फुट बना सकता है, यहाँ से भी अपनी फुट एक बना सकता है, यहाँ से भी एक फुट बना सकता है। तो इसके फॉल्स फुट कहीं से भी ये फुट बना लेगा अपनी इरेगुलर शेप से, और इससे मूवमेंट करता रहता है। फ्लैजिला, और इसे सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो ये अपने फॉल्स फुट बनाता है, ठीक है। वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स इज अ पोलीफाइलेटिक। पोलीफाइलेटिक का मतलब होता है जिसके काफ़ी सारे एंसेस्टर्स हों। हमारे आपके आबाओ अजदाद तो कोई एक होंगे, लेकिन वॉल्वॉक्स के काफ़ी सारे एंसेस्टर्स हैं, और ये काफ़ी सारे एंसेस्टर से आके ड्राइव हुआ होता है। ये एक स्फेरिकल कॉलोनी बनाता है, गोल टाइप की कॉलोनी। मैंने आपको बेसिकली पहले बता चुका हूँ कि गोल टाइप की कॉलोनी बनाता है, और उसमें तकरीबन 50,000 सेल्स यानी 50,000 वॉल्वॉक्स रहते हैं। दे लिव इन वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में रहते हैं, मीठे पानी में, खारे पानी में नहीं रह सकते, सॉल्टी वाटर में। हैबिटेट है, वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटनी वैन लीवेन हॉक इन 1700। एंटनी वैन लीवेन हॉक ने इन्हें 1700 में पहली बार रिकग्नाइज किया था वॉल्वॉक्स को, ठीक है। हमारे पास वॉल्वॉक्स में बेसिकली आई स्पॉट होता है, इसका एक फ्लैजिला होता है जो इसको मूवमेंट में मदद देता है। दो फ्लैजिला होते हैं उसके पास, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल गेलेटिनियस सेल वॉल होती है, ठीक है। अब वॉल्वॉक्स वंस कॉल्ड एल्जी, इसको पहले एलजी भी कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। इसको वॉल्वॉक्स को पहले एलजी भी कहा जाता था। दैट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी, ये एक कॉलोनी के तौर पर आपस में रहते हैं। ईच वॉल्वॉक्स हैज़ टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला बेसिकली एक थ्रेड लाइक लंबी लंबी तारें होती हैं जो इनको मूवमेंट में मदद करती हैं। फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर, तो वो टुगेदर आपस में बॉडी इन वाटर में इनको मूवमेंट में मदद करती हैं।
वॉल्वॉक्स सेल हैव क्लोरोफिल, वॉल्वॉक्स के सेल्स के पास क्लोरोफिल होता है एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आपके पास अक्सर एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सा जानदार है जो प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस का अमल करके खुद फूड बनाता है ऑटोट्रॉफ्स के जरिए, तो वो हमारे पास बेसिकली वॉल्वॉक्स होता है। वॉल्वॉक्स एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल करके प्लांट्स की तरह खुद फूड बनाता है, ठीक है। दीज फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी इक्वेटिक, इक्वेटिक कहते हैं पानी की जानदार, इक्वेटिक इकोसिस्टम के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वॉल्वॉक्स आर नॉट हार्मफुल, वॉल्वॉक्स हार्मफुल नहीं है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे पास प्रोड्यूस नहीं करता। चैप्टर यहाँ पे हमारे पास ख़त्म होता है। समरी आपको सजेस्ट करूँगा कि समरी आप लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि समरी में आपको बेसिकली एक शॉर्ट करके आपको तमाम चीज़ें बता दी गई होती हैं जो आपने चैप्टर में पढ़ी हैं और आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, बायोलॉजी डील्स किस तरीके से करता है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स के ज़रिए से, ठीक है। फिर लाइफ कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस, लाइफ किस तरीके से आइडेंटिफाई होती है, हमने बेसिस पढ़ी थी इसकी, सर्टेन प्रोसेसेस की। सर्टेन प्रोसेसेस मैंने आपको डिटेल्स में बताए थे कि आपके पास डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, सेंस ऑफ टच हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में पढ़ ली थी जिससे लाइफ आइडेंटिफाइड होती है। बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर डिवीजन्स, थ्री मेजर डिवीजन्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। बायोलॉजी इज लिंक्ड विद अदर साइंसेज सच एज फिजिक्स के साथ भी लिंक्ड है, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के साथ लिंक्ड है, बायोमैथमेटिक मैथमेटिक के साथ लिंक्ड है। इकोनॉमिकली बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड, फूड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मेडिसिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और फार्मिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों के लिए भी, फिशरीज़ वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Almighty Allah has conveyed a great knowledge, Almighty Allah has conveyed a great knowledge about region and characteristic of living beings in the Holy Quran, और वो हमें सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं, और वो मैसेज ये है कि तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स हमारे पास वाटर के बने हुए हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, मुस्लिम साइंटिस्ट में हमने जाबिर बिन हय्यान को पढ़ा, और इसके अलावा हमने अबू अली सीना को पढ़ा, और मुस्लिम साइंटिस्ट के रोल के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से रोल प्ले किया। फिर वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े, आइडेंटिफाई ऑन द लिविंग वर्ल्ड। प्रोटोप्लाज्म पढ़ा, इज ए केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, केमिकल और फिजिकल दोनों बेसिस है लाइफ की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ केमिकल दिया हुआ है। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल एंड केमिकल दोनों बेसिस हैं, और ये हमें एक साइंटिस्ट हक्सले ने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेल। फिर ऑर्गेनिजम्स कुड बी यूनिसेलुलर, ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सेल वाले, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स वाले। हम ह्यूमंस जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी हम बहुत सेल्स से बने हुए हैं। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड, आपको पता है कि मस्टर्ड का बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, और इसे हम सरसों के नाम से जानते हैं, और ये एक प्लांट है जिससे हमें सरसों का तेल मिलता है इसके सीड्स से, और इसके लीव्स को हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। राना टिग्रीना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। अमेबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमेबा हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल लगता हुआ जा रहा है। वॉल्वॉक्स बिलोंग पॉलीफैलेटिक ग्रुप, पॉलीफाइलेक्टिक ग्रुप से ये बिलोंग करता है ऑफ अल्जी के, और इट लिव्स इन कॉलोनियल फॉर्म, ये कॉलोनी के फॉर्म में रहता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने अपने चैप्टर को एंड किया, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और जितनी आसान हो सकती थी मैंने कोशिश की कि आपको आसान तरीके से कन्वे करूं अपना इस चैप्टर को, और बहुत आसान तरीके से समझाऊं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।